प्रिय विद्यार्थियों, मैं रेखा श्रवान आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है वर्ण विचार। हिंदी भाषा के विद्यार्थियों के लिए आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय के माध्यम से हम हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना व पढ़ना सीख सकते हैं। यह विषय सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय की आज पूर्ण जानकारी हासिल न करके हम सिर्फ वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर किसे कहते हैं तथा स्वर कितने प्रकार के होते हैं तथा मात्राओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम मात्राओं में कहाँ बच्चे गलतियां करते हैं इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस विषय की तरफ बढ़ते हैं। वर्ण विचार। व्याकरण के उस भाग को वर्ण विचार कहते हैं जिसमें वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों को पढ़ा जाता है। बच्चों, अब हम वर्ण की परिभाषा के बारे में जानेंगे। भाषा की सबसे छोटी एवं मूल इकाई ध्वनि होती है और ध्वनि का वह छोटे से छोटा अंश जिसके और टुकड़े ना हो सके उसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, प्रस्तुत चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है कि वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या होता है। इस चार्ट के माध्यम से आप देख पाएंगे कि पहले स्वर तथा उसके बाद व्यंजनों को स्थान दिया गया है। यही व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। तो आइए अब हम हिंदी वर्णमाला में वर्णों के प्रकार को समझते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं, यह जानने के लिए हम सबसे पहले स्वर की परिभाषा देखते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से निकलने वाली हवा बिना किसी रुकावट एवं बाधा के बाहर निकले उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे ए, आ, ई आदि। स्वर की परिभाषा को अच्छी प्रकार समझने के लिए हम एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। हम देखते हैं कि सबसे पहले बच्चा कौन सी ध्वनियाँ मुख से उच्चरित करता है। कुछ लोग कहेंगे कि वह माँ, पा या बा बोलता है, लेकिन नहीं, सबसे पहले वह ए, आ, ई, उ, ओ आदि अस्पष्ट ध्वनियाँ निकालता है। उसका वैज्ञानिक कारण यही है कि फेफड़ों की हवा जब निर्बाध गति से बाहर आती है तो स्वतः ये ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं। इन्हें बोलते समय बच्चा कोई विशेष प्रयत्न नहीं करता। इसलिए हम देखते हैं कि स्वरों का उच्चारण बिना प्रयत्न के ही संभव है। स्वर संख्या में 11 होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवाह। अंग तथा अह को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार तथा विसर्ग का प्रयोग हमेशा स्वरों की सहायता से ही संभव है, इसलिए इन्हें स्वरों के साथ ही पढ़ा जाता है। बच्चों, अब हम मात्रा की परिभाषा पढ़ेंगे। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, या फिर किसी स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे मात्रा कहा जाता है। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से होता है। बच्चों, मात्राएं 10 होती हैं, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती और ए को छोड़कर अन्य स्वरों के लिए जिस चिन्ह या प्रतिनिधि रूप का प्रयोग किया गया है उसे ही हम मात्रा के रूप में जानते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर मात्राएं दो प्रकार की होती हैं, ह्रस्व मात्राएं तथा दीर्घ मात्राएं। जिस मात्रा के उच्चारण में कम समय लगे ह्रस्व मात्राएं, जिस मात्रा के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ मात्राएं। इसी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। सबसे पहले हम ह्रस्व स्वर के बारे में जानते हैं। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में अल्प या कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इन ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है, ए, ई, उ, री। इन्हीं
4 मूल स्वरों की सहायता से अन्य 7 स्वरों का निर्माण होता है। इस निर्माण प्रक्रिया को हम संधि उपविषय के अंतर्गत विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। स्वर का दूसरा भेद है दीर्घ स्वर, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये दीर्घ स्वर हर्ष स्वरों की सहायता से बनाए जाते हैं। ए मिलकर के आ बनाता है, ई मिलकर ई बनाती है, उ मिलकर उ तथा ए और ई मिलकर के ए और ए मिलकर आए, ए और उ मिलकर ओ, ए और ओ मिलकर औ का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमारे 11 स्वर पूरे होते हैं। बच्चों, इस प्रकार उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर का तीसरा भेद प्लुत स्वर होता है। हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर की तरह प्लुत स्वर का कोई मूर्त रूप नहीं है, अर्थात उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ही हम प्लुत स्वर को पहचानते हैं। प्लुत स्वर का प्रयोग अधिकांश किसी को बुलाने अथवा संबोधित करने या ओम की ध्वनि के दीर्घ उच्चारण में किया जाता है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं तो ऊंची आवाज में पुकारते हैं, अरे राम इधर आओ। इस वाक्य में हमने राम की आ की मात्रा को हर्ष स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लेते हुए बोला। यह 3 गुना समय ही प्लुत स्वर कहलाता है। इस प्लुत स्वर को दर्शाने के लिए देवनागरी लिपि के अंक 3 का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिस भी मात्रा के पश्चात देवनागरी अंक 3 लगा हो उस मात्रा को ह्रस्व स्वर से 3 गुना लंबा बोलना है। प्लुत स्वर को अच्छी प्रकार से समझाने के लिए हम एक उदाहरण और लेते हैं। ओम की ध्वनि। जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओ को हम 3 गुना लंबा खींचते हैं, फिर मैं बोलते हैं, जैसे ओम के लिखित रूप को ध्यान से समझने के बाद हम देखते हैं कि ओ के बाद देवनागरी अंक 3 लिखा हुआ है। यह शब्द अधिकांशतः संस्कृत भाषा में लिखा हुआ मिलता है। प्रस्तुत चार्ट के माध्यम से आप स्वर तथा उनकी मात्राओं को ध्यानपूर्वक देखें तथा समझें। तो बच्चों, आज आपने व्याकरण उपविषय वर्ण विचार में स्वर तथा उसके भेदों के साथ साथ मात्राओं का ज्ञान भी प्राप्त किया। आशा करती हूँ कि आपको आज का विषय अच्छी प्रकार समझ आया होगा। धन्यवाद।